हमारे साथ पूर्व सांसद आनंद मोहन इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, मुजफ्फरपुर में आपने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसको लेकर काफ़ी सियासत हुई। आपने कहा कि सिंहासन पर वो बैठेगा जो बूढ़ा वाल तय करेगा। देखिए, मैंने 45 मिनट का भाषण किया था। अवसर था स्वर्गीय रघुवंश बाबू, जो प्रखर समाजवादी नेता थे, उनकी 5वीं पुण्यतिथि समारोह, और शुद्ध समाजवाद पर कि समाजवादियों का योगदान पूरी दुनिया के लिए और देश के लिए उनके अवदान क्या हैं, इस पर विस्तृत चर्चा चली। और अगर वो टेप होता तो मैं समझता हूँ कि जो नई पीढ़ी को समाजवाद के बारे में या समाजवादी इतिहास के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा लिखा, जेल में 74 में हमारे गुरुजी हुआ करते थे परमेश्वर कुमार, बाद में चंद्रशेखर जी, तो इन लोगों के सानिध्य में जो जाना सीखा पढ़ा वो बातें हमने रखी। लेकिन 45 मिनट के भाषण का सिर्फ 45 सेकेंड निकाला गया और वो चलाया गया कि किस संदर्भ में कहा गया। उसके पहले और उस दिन क्या माहौल था। उसके पहले कार्य समिति की बैठक होती है एक प्रतिपक्ष की, सबसे बड़ी पार्टी की, और उसमें भूरा बाल की परिभाषा समझाई जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि 90 का दशक याद है ना, वो जो नारा था भूरा बाल साफ करो, वो याद है ना। हमारे नेता का यही मूल मंत्र लेके समाज में जाना है, लोगों के बीच जाना है। तो उसके बाद फिर मीनापुर के एक माननीय ने कहा, मुजफ्फरपुर के बगल से, कि झा, सिंह, मिसिर, पाठक, चौधरी, सहाय, वर्मा, ये लोग सुन ले कान खोलकर कि अब वो उनके दिन लद गए और वो नेपथ्य से जो करें, सन्मुख कुछ कर नहीं सकते। हमारे नेता ने भूरा बाल वालों का सफाया कर दिया। उसके बाद वोटर अधिकार यात्रा, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली और नेता प्रतिपक्ष पटना दोनों का निकला। अतरी की सभा में फिर से खुलेआम ये नारे दिए गए। आपने सुना होगा बाद के दिनों में मोकामा में भी दिया गया। तो ये इसकी प्रतिक्रिया तो होनी थी। लोगों में जो ये बुरा लग रहा था कि लगातार आप बेवजह गालियां दे रहे हैं ना, किसी को भी, किसी कमज़ोर से कमज़ोर जाति को, व्यक्ति को हमारा संविधान समाप्त और सफाया करने का कहीं से इजाज़त नहीं देता। अगर ऐसी बातें लोग करते हैं भड़काने की, तो निश्चित तौर पर वो संविधान की मूल आत्मा पर चोट है। मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। अछूतोद्धार, आज सामाजिक न्याय की जो लोग बात कर रहे हैं ना, उनके सामने हम लोग के मिसाल पेश है कि राम रूप मेस्तर के हाथ से सार्वजनिक तौर पर जब अछूतोद्धार का नारा गांधी ने दिया और प्रखर आंदोलन आज़ादी का उसको 2 साल के लिए स्थगित कर दिया, ये कहते हुए कि अस्पृश्यता का कलंक लेके, अछूत का कलंक लेके हमें आज़ादी नहीं चाहिए। तो मेरे दादाजी ने सार्वजनिक ढोलाहा पिटवा के अस्पताल ग्राउंड में, वहाँ का जो मेस्तर था, डोम था गांव का, उसके हाथों से कहा कि हमको पंचामृत पिलाओ, और समाज से बहिष्कृत हुए। वहाँ से हम लोग शुरू होते हैं। जब हमारे नेता जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि जात पात के मिटे निशान, मानव मानव एक समान, तो सिर्फ मैंने नहीं, लालू प्रसाद जी ने, लालू प्रसाद यादव थे, लालू प्रसाद हो गए, नीतीश कुमार सिंह थे, नीतीश कुमार हो गए, शिवानंद तिवारी थे, शिवानंद हो गए, ठाकुर आनंद मोहन सिंह थे, आनंद मोहन रह गए। अभी भी हम कुछ लगाते नहीं, अभी भी आप देख सकते हम जनेऊ नहीं पहनते। उन्होंने कहा दाढ़ी, चोटी और जनेऊ ये तिक्रम के निशानी है। हम लोगों ने टाइटल भी छोड़ा, जनेऊ भी पहनना छोड़ा। तो ये सामाजिक न्याय की जो बातें करते हैं मौखिक, जब सामंतवाद और द्विजवाद को
हम लोगों ने ख़त्म कर दिया इस देश से, तब उसकी समाधि पर आज लंगोट पहन के नए नए पहलवान कहते निकलो सामंतवाद, हम तुमसे लड़ेंगे। लड़ने के वक्त हम लोग थे। मुल्क की आज़ादी के समय में कौन लोग थे राजा महाराजा? लोकतंत्र की अगर बहाली की है और उसमें हमारा योगदान है। दूसरी आज़ादी कहते हैं जहाँ से मैं शुरू हुआ 74 आंदोलन से, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा बिठाया लोगों ने, न्यायपालिका पर बंदूक का पहरा बिठाया, सेंसरशिप की तलवार प्रेस पर लटका दी, रातों रात संपूर्ण देश को कारागार में तब्दील कर दिया। वो लोग आज संविधान बचाने का शपथ ले रहे हैं, संविधान दिखा के कहते हैं संविधान पर खतरा है। कौन लाया था 39वां संशोधन, सबसे बड़ा संशोधन, जो जिसको कहते हैं आप ठेठ भाषा में कहिएगा तो संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं बलात्कार, किसके राज में हुआ था? कौन 1.25 लाख लोगों को जेल में ठूस दिया था रातों रात पकड़ के बेवजह? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, राजनारायण, मधुलिमय, दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, ये निर्वासित हुए नेपाल में। आपके कर्पूरी जी, हमारे गुरु जी परमेश्वर कुमार यहाँ आइए बिहार, तो वशिष्ठ नारायण सिंह हम लोग के नेता हुआ करते थे, दादा उसी समय से हम लोग कहते हैं। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, शिवानंद तिवारी, आनंद मोहन, सब जेल में थे। तो आज मैं कह रहा हूँ कि हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। और लोकतंत्र की स्थापना में हमारे पुरखों ने और दूसरी आज़ादी का सिपाही आनंद मोहन भी रहा। कोई बर्दाश्त कर ले इस बात को, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब भी जब लोगों ने कहा था कि बुलडोजर चला दो, चटनी बना दो असेंबली में, तो अपनी पार्टी के खिलाफ मैं खड़ा हुआ था, मंत्री पद को लात मार के खड़ा हुआ था। तो आज कैसे चुप रहा जा सकता है? ये आज किसको आप कहते हैं कि ये प्रतिक्रिया है? पर मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। कई नेताओं से जो राजद के थे उस समय लालू यादव के साथ थे, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने ऐसा बयान कभी नहीं दिया था। ठीक है, कभी नहीं दिया था, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जब सामने में लोग इस बात को परिभाषित कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीमो हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, जब कार्यसमिति में इस बात को परिभाषित कर रहे हैं, जब मीनापुर में उछल के लोग बोल रहे हैं, मंचों पर उछल के बोल रहे हैं अतरी में, तब इसको संज्ञान में लेके कार्रवाई क्यों नहीं करते? कौन इसको हवा दे रहा है? कौन इसको प्रश्रय दे रहा है? आज एक 45 सेकंड की बात को टारगेट में लेकर के आप लोग सिर्फ आनंद मोहन के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हैं? इसलिए, माफ़ कीजिएगा, इसलिए ये प्रभोग किया जा रहा है कि सामने आनंद मोहन को रखा जाए और फिर से भूरा बाल की याद दिलाई जाए, फिर से समाज में घृणा, नफरत के बीज का बीजारोपण हो, विभाजनकारी बातों को बढ़ावा मिले, क्योंकि हारे को हरि नाम। अब जो स्वाद, विकास का स्वाद बिहार के लोगों ने चख लिया है, वो चाहते हैं कि नीतीश जी जो एक विजन वाले, ईमानदार और बेदाग व्यक्ति है, उनके नेतृत्व में जो निर्बाध प्रगति, चतुर्दिक विकास चल रहा है, इसको कैसे रोका जाए। अब तो विकास पर डिबेट नहीं कर पाएंगे, ये यही सब करेंगे उन्मादी बातों पर। तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है इनके पास। तो आज के दौर में उस बयान का जिक्र क्यों होना पड़ रहा है और क्यों? किसने किया? मैं तो आपको उदाहरण दिया। और इसको हवा कौन दे रहा है? किसने शुरू किया फिर से ये बात? इसलिए कि वो देख रहे हैं कि हमने कहा 200 बिजली यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, नीतीश जी ने 125 फ्री कर दिया। उन्होंने कहा इंडी गठबंधन के लोगों ने कि भाई हम जब आएंगे तो 20,000 रुपया औरतों को देंगे। नीतीश जी ने 10,000 से शुरू कर दिया। पहले से राशन मिल रहा था। वहाँ से मोदी जी खड़े थे
इसको लेके, आयुष्मान कार्ड लेके 5 लाख का, गैस सिलेंडर लेके, इधर से बिजली फ्री हो गया, इधर से उद्यमी महिलाओं को 400 रुपये का 1100 रुपये हो गया। तो अब इनके पास तो कुछ है नहीं सिवाय इसके कि पर इस पर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सारी घोषणाएं मैंने की थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री पर उन्होंने हमला भी किया, कहा कि चीटर मुख्यमंत्री। सही कह रहे हैं। आपने तो कहा था कि 4 लाख को हमने नौकरी बांट दी, तो पिताजी के राज में नौकरी नहीं बटी, माताजी के राज में भी नौकरी नहीं बटी, तो चाचा जी के राज में कैसे आप नौकरी बांट दी? नौकरी कौन बांटता है? सच तो ये है कि जो विभाग आपके पार्टी के जिम्मे था उसमें लेट लगा, वसूली में लेट लगा, इसलिए बहाली में लेट हुआ, है ना। अब मुखिया राज्य का कोई है, नौकरी बांट रहा है कोई। अभी तो कुछ लोगों ने कहा कि रीगा चीनी मिल मैंने शुरू कर दिया। आप ऐसे इतना गैर जिम्मेवाराना, इतना बड़ा झूठ। आपका गठबंधन खत्म हो गया कब? हम लोगों ने कहा था कि अगर हम जीतेंगे तो रीगा चीनी मिल से धुआं उठेगा। सदन में इसके कई बार लवली आनंद ने 3-4 बार सवाल खड़े किए। व्यक्तिगत तौर पर गृह मंत्री जो सहकारिता मंत्री भी है उनसे मिले, मालिक आया, मालिक ने रीगा चीनी मिल में जो मीटिंग हुई, पहली मीटिंग हम लोगों का और मजदूरों का, उसमें घोषणा किया कि अमित जी ने हमको बुला के कहा कि मैडम लवली आनंद के क्षेत्र में बहुत दिनों से एक मिल बंद है, जाके देखो, उसको चालू कर सको तो करो। और मैं देखने आया, मुझे पसंद आया, ये हमने लिया है, और जो ऑक्शन हुआ खरीदे हैं और इसको हम चालू करेंगे। तो जो मालिक कह रहा है उसको एक व्यक्ति कह रहा है कि मैंने शुरू किया, जिसके राज्य में सारी मिलें बंद हो गई, वो आज दावा कर रहे हैं कि मैं मिल शुरू किया। तो इसका क्या कहना है? क्या लगता है कि बिहार के लोग जाति के आधार पर इस बार भी वोट करेंगे कि विकास के आधार पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो लोग चाहते हैं कि इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड का फिर से कलर दिया जाए, ये घिसा पिटा नारा है। इस नारे ने बिहार का नुकसान किया और इस नारे ने उस पार्टी का नुकसान किया। आज तक जो कमर टूटी वो सीधी नहीं हुई है, फिर से वो प्रयोग करना चाहते हैं। उनके मन में है कि गोलबंदी हो बैकवर्ड पर। क्यों होगा गोलबंदी? कैसे होगा? लोग बेवकूफ़ हैं। तब जगन्नाथ जी हुआ करते थे, सत्येंद्र नारायण सिंह हुआ करते थे, केदार पांडे, बिंदेश्वरी दुबे हुआ करते थे, उसके पहले श्री बाबू हुआ करते थे, अनुग्रह बाबू हुआ करते थे, केवी साय हुआ करते थे, विनोदानंद झा हुआ करते थे। आज कौन है? आज नीतीश जी हैं, सामने आप हैं, उधर से मुकेश सहनी है, इधर से उपेंद्र कुशवाहा है, सम्राट चौधरी है, दिलीप जायसवाल है, उमेश कुशवाहा है, पार्टी के अध्यक्ष संगठन में भी और सत्ता में भी। आप उधर से राजेश राम है तो इधर से जितन राम मांझी और चिराग पासवान है। तो कौन है ये? 90 और 10 की जो बात करते हैं तो 90% वाले ही तो हैं। यहाँ से आपसे कद्दावर नेता, ऊपर में पिछड़े हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पिछड़े हैं अमित शाह। तो कौन है? किसको भड़काएंगे आप? और तब मैंने जो कहा आज भी कायम हूं कि तब जबकि 1% से फैसला होता है, उसके नीचे से, जबकि 12,500 वोट गिनती के कुल बड़े मत में 12,000 से फैसला होता है, तब ये मूर्खतापूर्ण बात है कि 10% को आप यूनाइट करके किसी के साथ खड़ा कर दीजिए। यही तो हमने कहा कि कभी जब सवर्णों की राजनीति होती थी तो पिछड़े किंग मेकर थे, दलित किंग मेकर थे। आज जब अवर्णों की राजनीति हो रही है, जब पिछड़े और दलितों की राजनीति हो रही है, तब 10% माने रखता है। वो जिधर झुकेगा निश्चित तौर पर सत्ता उधर झुकती नजर आएगी। तो ये कौन सी बड़ी बात हमने कह दी? हम इन बातों पर आज भी कायम हैं।
बिहार की राजनीति में कई युवा नेता पॉलिटिक्स में आए, राजनीति कर रहे हैं। चिराग पासवान हों, आपके बेटे हों, तेजस्वी हों, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को भी राजनीति में आना चाहिए? क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही है बिहार में। देखिए, सबसे पहले जब एनडीए की सरकार इस बार बनी 24 में, मैं एयरपोर्ट पर उतरा था और प्रेस ने मुझे घेरा था इस सवाल पर। तो सबसे पहले मेरे बयान आए थे कि कोई शालीन, विनम्र, पढ़ा लिखा नौजवान अगर राजनीति में आना चाहे तो प्रदेश को स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले मैंने कहा। अब ये निर्भर करता है नीतीश जी पर और निशांत जी पर, है ना, कि नीतीश जी क्या फैसला लेते हैं, निशांत क्या चाहते हैं, उन पर निर्भर है। आप विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार? जी नहीं, हम लड़ाने जा रहे हैं। अब एक बार जब लोकसभा लड़ लिए तो फिर ये डिमोशन है कि हम विधानसभा में आके, और इसलिए हमारा फैसला है कि 2029 में फिर से एक बार लोकसभा लड़ेंगे। इन दिनों बिहार के सटे नेपाल है, और फिर कुछ दिन पहले बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ और नेपाल में जो घटनाक्रम हुआ, युवा सड़क पे उतरे, सरकार को बदल दिया, वहाँ पर काफ़ी नुकसान भी हुआ। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कतई इसका पक्षधर नहीं हूँ। इसको जो भी कह ले, आंदोलन, क्रांति, महाक्रांति, चुनी हुई सरकारों को कोई आए और उपद्रव करके, राष्ट्रपति को पीट के, प्रधानमंत्री को अपमानित करके, संसद भवन में घुस के आगजनी करके, राष्ट्रपति भवन को फूंक करके, सुप्रीम कोर्ट में आगजनी करके, ये सड़कों पर तांडव करके, ये कौन करवा रहा है? ये कोई क्रांति नहीं। क्रांति पूर्व से नियोजित तरीके से, विचारों से लैस, उसूलों पर आधारित एक ट्रेंड फोर्स, जैसे चे गेवेरा ने किया, जैसे फिदेल कास्त्रो ने किया, जैसे बरसों बरस लगाया कि अहिंसा के माध्यम से हमको आज़ादी लेनी है। जैसे जयप्रकाश नारायण ने बहुत कम समय, उनको बहुत ट्रेंड हम लोग नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने कहा संपूर्ण क्रांति, एक लक्ष्य दिया कि शांतिमय क्रांति। तो ये सब ना कोई नेता है, तो कहाँ से हो रहा है? कट्टरपंथी ये इस्लामिक संगठनों के द्वारा वहाँ पर बांग्लादेश में उपद्रव होता है और निर्वाचित सत्ता को बेदखल कर दिया जाता है। हम उसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। वो कोई क्रांति और आंदोलन नहीं है। और कट्टरपंथी हिंदुओं के द्वारा नेपाल की सत्ता को अपदस्थ कर दिया, चुनी हुई सरकार को गिरा दिया जाता है। अराजक उग्रवाद का भेंट श्रीलंका की सरकार चढ़ जाती है। ये जो उथल पुथल हो रहा है, ये कोई क्रांति नहीं है। विश्व के एक दारोगा जी बैठ करके कहीं से कहीं गोटी सेट कर रहे हैं, और जो आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चे लोग हैं, या ये जो फेसबुक वाले लोग हैं, ये लोग उस गहराई में नहीं जा रहे, है ना। तो ये नुकसान कर रहे हैं अपना। जब थोड़ा सा समझदार होंगे, समझेंगे हमने क्या किया। तो लोकतंत्र की हत्या करके और उपद्रव, उच्छृंखलता के माध्यम से कोई सरकार आए, तो फिर कोई उच्छृंखल तत्व, कोई उससे ताकतवर उपद्रवी तत्व किसी देश के इशारे पर, मजबूत सत्ता के इशारे पर फिर उसको उखाड़ फेंकेगा। ये अस्थिरता लाना, छोटे छोटे मुल्कों में उथल पुथल मचाना, ये सब बड़ी गंभीर विषय है, इसको समझना होगा।
तो हमारे साथ पूर्व सांसद आनंद मोहन थे, जिन्होंने बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। सहयोगी आशीष के साथ मैं शिवम, NDTV पटना।